नमस्कार साथियों, डीआर ब्रदर क्लासेज की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं हम रीट 2021 का एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 150 प्रश्न। सभी विषयों के 30 प्रश्न। आप सभी अपना मूल्यांकन करें कि आपके कितने मार्क्स आते हैं, आपका कितना स्कोर रहता है, और आप सभी को इस समय सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल करने की आवश्यकता है। मित्रों, आपको ये जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो 5 सब्जेक्ट के 5 वीडियो के रूप में मिलने वाले हैं। ये वीडियो आपका साइकोलॉजी का है। इसके बाद अगला वीडियो आपको तुरंत आप देख सकते हैं, 5 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं हमारे चैनल पर। साइकोलॉजी के बाद पार्ट 2 में हिंदी मिलेगा, पार्ट 3 राशि में जो मिलेगी आपको संस्कृत मिलेगी, फिर चौथे नंबर पर गणित, और 5 जो हमारा हुआ ई पार्ट वो ईवीएस का। 5 वीडियो इस तरह से आपको मिलने वाले हैं। आप सभी साथी इन 5 वीडियो देखिए। अगर आप लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो भी शुरू के 3 पार्ट सेम रहने वाले हैं, आप 3 वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप सभी साथी पूरे वीडियो देखिए, पूरे 150 के 150 प्रश्न पहले खुद से हल करें, उसके बाद आंसर देखिए। ठीक है साथियों, तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। पहला जो प्रश्न है आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। शैशव काल की अवधि है। ऑप्शन ए जन्म से 1 वर्ष, ऑप्शन बी जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन 3 जन्म से 3 वर्ष, ऑप्शन 4 2 से 3 वर्ष। साथियों, जो हमारी शैशवावस्था है उसकी जो अवधि होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की होती है। आप सभी साथी ध्यान रखिए। सामान्य रूप से अगर हम अवस्थाओं के वर्गीकरण की बात करें तो जन्म से 5 वर्ष तक देखने को मिलती है, लेकिन आपको ऑप्शन में जब देखने को नहीं मिल रहा है तो जन्म से 2 वर्ष करनी है, क्योंकि शैशवावस्था जो आगे की अवस्था मानी जाती है 3 से लेकर के 6 वर्ष वो पूर्व बाल्यावस्था, और 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था मानी जाती है। ठीक है मित्रों, तो हमारी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 2 वर्ष की अवधि। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। एक 2 से 7 साल का बच्चा है, वो संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गतिक। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, आप सभी को बता दूं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था थी संवेदी गतिक अवस्था, जिसकी आयु थी जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। दूसरी जो अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज बताई थी 2 से 7 वर्ष, और यहाँ पर 2 से 7 वर्ष की पूछी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी मानी गई 7 से 11, और आखिरी जो अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक। ठीक है साथियों, आप सभी साथी ध्यान रखें। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास से डैश की ओर बढ़ता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, विकास जो होता है किस तरह बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर। आप सभी साथी जानते हैं एक सिद्धांत भी चलता है सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत, अर्थात विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले बालक सामान्य क्रिया करना सीखता है और फिर विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ऑप्शन ए स्थानिक, ऑप्शन बी जो है शारीरिक गतिबोधक, तीसरा ऑप्शन हमारा संगीत में, चौथा है भाषाई बुद्धि। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जो प्रश्न लिया गया है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत से लिया गया है, और गार्डनर महोदय ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? 8 प्रकार बताए थे, और इन 8 प्रकारों में से वो राघव जो है क्या कर रहा है? कक्षा में मधुर संगीत बजा रहा है, तो वो किससे संबंधित है? संगीतमय बुद्धि से। आप सभी साथी ध्यान रखें, इस बुद्धि में तार तत्व जो होता है, जो लय होती है, उसमें सही ढंग से प्रत्यक्षण करने की क्षमता सम्मिलित होती है। इसमें संगीत की सामर्थ्य एवं निपुणता विकसित करने आदि की क्षमता सम्मिलित होती है। अगला जो है आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? ऑप्शन 1 है व्याख्यान देने के लिए पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। ऑप्शन 2 बहुप्रश्रय को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित होना। ऑप्शन 3 चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन 4 प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना।
एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की जो भूमिका है उसका सर्वोत्तम उचित जो वर्णन करता है, चर्चाओं को अवसर उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, शिक्षक की भूमिका है कि बच्चों को कक्षा में जो चर्चाएं की जाए उसके अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ठीक है साथियों, अगला जो प्रश्न है हमारा, अभिप्रेरण और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में, अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। ऑप्शन 2, अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन 3, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारकों से प्रेरित हो। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, अभिप्रेरणा और अधिगम में जब भी प्रभावी हो सकता है जब बालक में प्रेरणा कैसी हो, अंतर प्रेरणा हो, आंतरिक प्रेरणा हो अर्थात भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। बाहरी पुरस्कारों से आप बालक को जब तक ही प्रभावित कर सकते हैं जब तक उसको पुरस्कार का लालच मिलता रहेगा। जैसे ही बाहरी दबाव हटा, बाहरी प्रेरक का, और व्यक्ति प्रेरित होता बंद हो जाएगा और उस कार्य को छोड़कर चला जाएगा। प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है, अधिगम में प्रेरणा की भूमिका होती है। बिल्कुल यह भी कथन गलत है। अधिगम तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रभावित, बिल्कुल गलत है साथियों। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। सीखना शिक्षार्थी की पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सीखना कौशलों के संचय के समान है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। आप सभी साथी ध्यान रखें, जो बालक सीखता है उसको जो सामाजिक क्रिया, बालक क्या है, समाज का हिस्सा है, तो समाज में रहकर वह विभिन्न तरह की क्रियाएं सीखता है। और सीखना जो है एक तरह से स्वतः तब प्रेरित तरीके से होता है। ठीक है मित्रों, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। ऑप्शन ए संवाद, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन 3 व्याख्यान, ऑप्शन 4 निर्देश। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएं। साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा संवाद। साथियों, एक प्रकार से हम कहें जो संवाद होता है, सीखना एक प्रकार से सामाजिक क्रिया होता है और बालक जितना ज़्यादा सामाजिक क्रिया करेगा तथा समाज से संबंध रखेगा उससे उतना ही ज़्यादा मौका मिलेगा। तो जो सामाजिक जो संवाद होता है, एक दूसरे के विचारों को इधर उधर करता है, संप्रेषित करता है, इस कारण से संवाद जो है सीखने को सक्षम बनाता है। ठीक है मित्रों, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अपने बच्चे को स्कूल भेजना माता पिता का कर्तव्य जिम्मेदारी है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 51A, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 31A। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 51A के तहत माता पिता की, अभिभावकों की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि वो अपने बालकों को स्कूल भेजे। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 के व्यक्तिगत अंतराल के क्षेत्र सूची 2 के उचित लोगों के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट संकेतन का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। आत्मीय क्षेत्र किससे संबंधित होते हैं मित्रों, किस प्रकार के लोग आते हैं आत्मीय क्षेत्र में। व्यक्तिगत क्षेत्र में कौन से लोग आते हैं, सामाजिक क्षेत्र में कौन से आते हैं और जन क्षेत्र में कौन से लोग आते हैं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जो आत्मीय क्षेत्र है, आत्मीय क्षेत्र में जो लोग आते हैं, आत्मीय क्षेत्र का जो संबंध है माता पिता, बच्चे, पति पत्नी आदि से होता है। तो आप सभी साथी ध्यान रखें, पहले ऑप्शन में 3 सा कौन सा देख रखा है, ए में 3, एक तो तीसरे ऑप्शन में है और पहले ऑप्शन में, तो ऑप्शन दूसरा और ऑप्शन चौथा तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। व्यक्तिगत जो क्षेत्र होते हैं मित्रों, व्यक्तिगत क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं, घनिष्ठ संबंध आते हैं। तो 3 के बाद 2 किस में दे रखे हैं, 3 के बाद 1 दोनों में दे रखे हैं मित्रों। सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में आते हैं सहकर्मी, सामाजिक समूहन, मित्र आदि आते हैं। ठीक है मित्रों, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, और जन क्षेत्र में अभिनेता, पूर्ण अपरिचित, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
सूची 1 के पदों का सूची 2 के पदों में सुमेलन कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए टीएटी किससे संबंधित है? 16 पीएफ और ईपीएफ और ईपीपीएस। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करके मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। आप सभी साथी जान गए टीएटी को किसने निर्माण किया था? टीएटी का निर्माण मरे ने किया था, मुर्रे ने, है ना। 16 पीएफ का जो निर्माण किया था कैटल ने किया था मित्रों। और ईपीएफ, ये जो ईपीएफ है इसका निर्माण आइजेंक महोदय ने किया था और ईपीपीएस का जो निर्माण किया था एडवर्ड महोदय ने किया था। ठीक है साथियों, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत का उद्भव निम्नलिखित में से किसके पूर्वगामी के रूप में हुआ? ऑप्शन 1 मनोविश्लेषण, ऑप्शन 2 व्यवहारवाद, ऑप्शन 3 मानवतावादी दृष्टिकोण, ऑप्शन 4 अस्तित्ववाद। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो गार्डन जो आलपोर्ट थे उन्होंने व्यक्तित्व का ऐसा सिद्धांत दिया जिसमें मानवतावादी और व्यक्तिवादी दृष्टिकोणों से मानव व्यवहार का अध्ययन करने का अनुपम संगम देखने को मिलता है। आलपोर्ट ने जो अपना व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था वो किसके आधार पर दिया था? शील गुणों के आधार पर। ठीक है साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मानवतावादी दृष्टिकोण के अनुसार। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है? ऑप्शन ए मैकडूगल, ऑप्शन बी टर्मन, ऑप्शन 3 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 4 बार्ट। एक बार सभी साथी कमेंट करें। साथियों जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत था उसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक महोदय थे। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऑप्शन 2 लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, ऑप्शन 3 बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, ऑप्शन 4 सामान्यतः लड़की लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों ये जो कथन है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक, इस प्रकार कथन रूढ़िवादिता को दर्शाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है। साथियों जरूरी नहीं है कि लड़का होगा तो उसकी बुद्धि अच्छी होगी, लड़की होगी तो उसकी बुद्धि अच्छी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन 1 प्रतिगमन, ऑप्शन 2 शोधन, ऑप्शन 3 बाधा निराकरण, ऑप्शन 4 प्रक्षेपण। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों व्यक्तित्व समायोजन की जो प्रत्यक्ष विधि है वो हमारी है बाधा निराकरण विधि। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। भग्नाशा का अर्थ है किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव। किसने लिखा है? ऑप्शन 1 गुड, ऑप्शन 2 कैरेट, ऑप्शन 3 गेट्स, ऑप्शन 4 मन। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गुड के द्वारा परिभाषा दी गई है कि भग्नाशा का जो अर्थ है किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा के कर्षण सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए अंतर्निहित सिद्धांत, ऑप्शन 2 उद्दीपन सिद्धांत, ऑप्शन 3 प्रत्याशा सिद्धांत, ऑप्शन 4 आवश्यकता सोपान सिद्धांत। साथियों जो अभिप्रेरणा की कर्षण सिद्धांत है वो प्रत्याशा सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन 3 प्रत्याशा सिद्धांत। साथियों अभिप्रेरणा का अंतर्निहित सिद्धांत, उद्दीपन सिद्धांत और आवश्यकता सोपान का सिद्धांत, ये कौन सी थ्योरी है मित्रों? अभिप्रेरणा की पुश थ्योरी है। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वैयक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यकरण किया जाता है। जो व्यक्तिगत भेद होते हैं उनका अध्ययन और सामान्यकरण किस प्रकार से किया जाता है? विभेदात्मक विधि द्वारा, परीक्षण विधि द्वारा, तुलनात्मक विधि द्वारा, गाथा विधि द्वारा। साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विभेदात्मक विधि द्वारा। ठीक है साथियों, चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सृजनात्मक का अर्थ है बालक की शैक्षिक प्रगति, समाज की रीति रिवाज मानना, सामाजिक संदर्भ में नए अर्थ लगाना, जोड़ तोड़ करना। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो सृजनात्मक का अर्थ होता है वो होता है सामाजिक संदर्भ में नए अर्थ लगाना। ठीक है साथियों, क्रिएटिविटी का जो अर्थ है एक प्रकार से कुछ नया करना। ठीक है साथियों, कुछ नया करना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से चिंतन की प्रकृति है? ऑप्शन ए गत्यात्मक खोज। आप सभी साथियों को दिखाई दे रहा होगा मित्रों, गत्यात्मक खोज, अनिश्चित उद्देश्य, अव्यक्त क्रिया, बाह्य प्रक्रिया। चिंतन की प्रकृति है तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा साथियों, अव्यक्त क्रिया।
गत्यात्मक खोज, चिंतन गत्यात्मक खोज नहीं है साथियों, चिंतन मानसिक खोज होती है। ठीक है साथियों, मानसिक खोज। अनिश्चित नहीं, निश्चित उद्देश्य होता है। बाह्य नहीं, आंतरिक प्रक्रिया होती है। अव्यक्त प्रक्रिया होती है, चिंतन को हम देख नहीं सकते हैं, अदृश्य प्रक्रिया होती है। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। अभिभावकों के मत को, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणामों को, शिक्षक के निर्णय को, समुदाय के विचारों को। एक बार सभी साथी कमेंट करें। साथियों, हम प्रतिभावान बालकों की पहचान करना चाहते हैं तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 या 140 प्लस। ठीक है साथियों, आप सभी किसी अभिभावक के कह देने से मान लोगे क्या कि उसका बेटा जो है प्रतिभाशाली है? नहीं मित्रों, शिक्षक भी अपने लोकप्रिय विद्यार्थी को बता सकता है, ये भी नहीं हो सकता। समुदाय के विचार समुदाय से संबंधित नहीं है। वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होंगे उनके परिणामों के अनुसार हम कह सकते हैं कि ये बालक प्रतिभाशाली है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? ऑप्शन ए विश्लेषण और निर्णय, ऑप्शन 2 रुकावट को दूर करना, ऑप्शन 3 दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ऑप्शन 4 उदात्तीकरण। एक बार सभी साथी कमेंट करें। साथियों, अप्रत्यक्ष ढंग की बात की गई है। अप्रत्यक्ष जो ढंग है उदात्तीकरण है, और ये जो तीनों हैं प्रत्यक्ष ढंग है साथियों, विश्लेषण और निर्णय, रुकावट दूर करना और दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उदात्तीकरण। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। डैश में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। साथियों, बालक ने जो कुछ भी सीखा है उसका निष्पादन अर्थात निष्पत्ति, उपलब्धि को एक साथ कौन दर्शाता है? योगात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, उपलब्धि को प्रदर्शित करता है ये मूल्यांकन। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 13, ऑप्शन 2 15, ऑप्शन 3 16, ऑप्शन 4 14। साथियों, जो कैटल के द्वारा शील गुण बताए गए थे उनकी संख्या कितनी थी? 16। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। ऑप्शन 1 शैशवावस्था, ऑप्शन 2 बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 किशोरावस्था, ऑप्शन 4 प्रौढ़ावस्था। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, मिथ्या परिपक्वता का जो काल कहा जाता है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने अपने क्षेत्रीय सिद्धांत में क्रियात्मक अनुसंधान के संकेत दिए हैं? ऑप्शन ए पावलाव, ऑप्शन 2 फ्रायड, ऑप्शन 3 रूसो, ऑप्शन 4 कर्ट-लेविन। आप सभी साथी जानते हैं क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दी थी? फील्ड थ्योरी कर्ट-लेविन महोदय ने दी थी साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अनुसंधान का कार्य है समस्या का समाधान करना, मौलिक प्रश्नों का उत्तर देना, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों, जो अनुसंधान का जो कार्य होता है समस्या का समाधान करना भी होता है और मौलिक प्रश्नों का उत्तर देना भी होता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, पाठ्यचर्या ऐसी हो, आप सभी को दिखाई दे रहा है, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटते तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन 1 बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों का क्रमवार पूरा करना, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है। एक अच्छा जो प्रश्न पत्र होगा वो कैसा होगा? प्रश्न की भाषा सरल और बोधगम्य होनी चाहिए, प्रश्न स्तर अनुकूल बनाए जाने चाहिए, प्रश्न द्विअर्थी नहीं होने चाहिए, उपयुक्त सभी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी, क्योंकि एक अच्छा जो प्रश्न पत्र है वो होगा जिसमें प्रश्न की भाषा बालक को समझ में आनी चाहिए, प्रश्न स्तर के अनुकूल बनाने चाहिए। जैसे 5वीं बच्चे का टेस्ट के लिए आप बना रहे हैं प्रश्न पत्र तो 5वीं की स्तर का ही बनाए, नहीं कि 10वीं की स्तर का। प्रश्न द्विअर्थी नहीं होने चाहिए, ऐसा अर्थ एक प्रश्न के 2 अर्थ नहीं निकलने चाहिए। तो साथियों हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 4। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3
आप सभी साथी ध्यान रखें, यहाँ पर कक्षा 6 से 8 तक की पूछी गई है उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए। किसके लिए मित्रों? उच्च प्राथमिक के लिए। अगर आपसे 1 से 5 तक के लिए पूछ लिया जाता तो आपका राइट आंसर होता 1 किलोमीटर। आप सभी साथी इस बात को नोट कर लें। तो साथियों, हमारा साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अगले विषयों की प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल को विजिट करें, अंदर जाकर आपको बाकी के बचे हुए 4 पार्ट्स के वीडियो वहां पर मिलने वाले हैं। आप सभी को हल करें और अपना मूल्यांकन करें। धन्यवाद साथियों। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों।